हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्टकट में इसे बीबीटी भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है 4 से 5 नंबर में। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, ये सारा टॉपिक आप लोग को पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यदि आप लोग इस चैप्टर का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग को प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो 1 बाय 1 करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को पूरे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। यह सिद्धांत यल पाउलिंग तथा जे.एल. स्लेटर द्वारा सन 1931 ईस्वी में दिया गया। तो यह जो थ्योरी है 2 साइंटिस्टों ने दिया, यल पाउलिंग और जे.एल. स्लेटर ने 1931 ईस्वी में। आगे इसमें दिया हुआ है पाउलिंग का यह सिद्धांत सिज्विक की, एक साइंटिस्ट है सिज्विक, की संकल्पना पर आधारित है तथा इसकी सहायता से उपसंयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, काइनेटिक्स, बलगतिकी तथा अन्य भौतिक व रासायनिक गुणों को आसानी से समझाया जा सकता है। इस थ्योरी के माध्यम से हम लोग त्रिविम रसायन, चुंबकीय गुणों, बलगतिकी तथा अन्य भौतिक व रासायनिक गुणों को आसानी से समझ सकते हैं या आप लोग समझा सकते हैं। पाउलिंग को सन 1954 ईस्वी में बीबीटी देने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1954 ईस्वी में पाउलिंग साहब को नोबेल पुरस्कार से या थ्योरी देने के लिए सम्मानित भी किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार सीएमए के पास अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं, जिसके संकरण से वह आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। यहाँ पर दिया गया कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री दिया गया है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और ज्योमेट्री लीनियर आएगी। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 बार दिया गया है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो उसका जो ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ही लिए dsp2 आता है हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका जो ज्योमेट्री आएगा वो स्क्वायर प्लेनर आता है। अगला इसी में दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 मिलेगा आप लोग को तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन 2 प्रकार से मिल सकता है। एक मिलेगा d2sp3 और दूसरा sp3d2 भी मिल सकता है। ये आप लोग पढ़ेंगे, जबकि ये आप लोग को अभी तक हो सकता है ना पढ़े हों, बट मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊँगा। तो इसका जो मतलब ज्योमेट्री आएगा वो दोनों के लिए ऑक्टाहेड्रल ही आएगा, चाहे हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो चाहे sp3d2 हो। चलिए अगला पॉइंट इसी में समझते हैं। अगला पॉइंट है सेंट्रल मेटल, सीएमए मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, या इसे सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध बनता है, जिसे उपसंयोजक बंध कहते हैं। जो सिग्मा बंध बनता है उसे उपसंयोजक बंध भी कहते हैं। आगे दिया हुआ है यदि सीएमए के भरे हुए कक्षक लिगेंड्स के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो पाई बंध बनता है, परंतु इसकी संभावना बहुत ही कम मिलती है। मतलब इसकी जो चांस होगा, संभावना होगा, बहुत ही कम होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को जितना बताया गया समझ में आया होगा। अभी इसी में टॉपिक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ चीज़ें दिया हुआ है, तो उसको आइए समझते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसी में हम लोग समझते हैं संकुलों की ज्यामिति व चुंबकीय आचरण, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आइए इसे में समझते हैं कि इसकी ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। बीबीटी की सहायता से उपसंयोजक यौगिक की ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों को सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। इसके मतलब बीबीटी के द्वारा किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री और उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूरा बताया जा सकता है। इसमें आइए पहला पॉइंट समझते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम सीएमए की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करके इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे,
कोई कंपाउंड जो दिया रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा इसी में दिया हुआ है, निम्न लिगेंड के प्रकृति की पहचान करते हैं। लिगेंड की इसमें प्रकृति के बारे में पहचान करेंगे कि लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको पेयर्ड कर देगा, और वीक लिगेंड होगा तो उसके आउटर ऑर्बिटल में चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यदि संकुल में प्रबल लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड उपस्थित होते हैं तो ये लिगेंड CMA के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा गया ये सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आप लोग को इसको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे कंपाउंड में आएगा तो उसमें आप लोग को सबसे पहले यही चेक करना होगा कि लिगेंड हमारा कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है। तो CO, CN, NO2 नेगेटिव, BiPy, बाइप्रिडीन, एथिलीन डायमीन, NH3, PY प्रिडीन, NCS, ETC, ये सभी जो लिखे गए हैं सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आगे से में दिया हुआ है वीक लिगेंड, यदि संकुल में दुर्बल लिगेंड उपस्थित होते हैं तो ये लिगेंड CMA के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाते हैं। मैंने बताया ना, इसमें अगर क्या होगा, अगर वीक लिगेंड होगा तो CMA के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें अगर कोई अनपेयर्ड आएगा तो ऐसे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, युग्मन नहीं कर पाते हैं, अर्थात CMA के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अप्रभावित रहते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। यहाँ पर वीक लिगेंड के बारे में लिखा गया है, H2O वीक लिगेंड है, C2O4 ऑक्सिलेट, C2H5OH OH नेगेटिव, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 नेगेटिव, ये सभी हमारे क्या हैं, वीक लिगेंड है। अगर CMA के मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट इसी में समझते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को CMA के रिक्त कक्षकों में भरते हैं। इसमें क्या करेंगे, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम का जो रिक्त कक्षक होगा उसी में क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को भरेंगे। अगला पॉइंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा भरे कक्षकों के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन व ज्योमेट्री का पता लगाया जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा भरे कक्षकों, जो इलेक्ट्रॉन युग्म है कक्षक में भरते हैं उसी के द्वारा हम किसी कंपाउंड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री का भी पता लगा सकते हैं। आगे मैं आप लोग को एग्जांपल में सारा चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। अगला पॉइंट इसी में दिया हुआ है, यदि यौगिक के निर्माण में होने वाले हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल मेटल एटम के अंतः डी कक्षक N-1D मतलब इनर डी कक्षक भाग लेते हैं तो यौगिक अंतः कक्षक संकुल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। मतलब इसमें देखना क्या है आप लोगों को, यदि यौगिक के निर्माण में होने वाले हाइब्रिडाइजेशन में CMA के अंतः डी कक्षक, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पेयर्ड करेगा, ढकेलेगा, तो उसमें इनर वाला वही कह रहा भरेगा, भाग लेता है तो यौगिक मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन, मतलब उसका जो स्पिन होगा वो लो होगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें एग्जाम्पल क्या देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, और दूसरा एग्जाम्पल है CONH3 का होल 6 ट्रिपल नेगेटिव। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिगेंड कैसा है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और NH3 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को मतलब ढकेल देता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो पेयर कर देता है, तो इनर वाले में भरेगा तो उसका जो स्पिन होगा वो लो होगा। मतलब आप लोग इसमें पहचान लीजिए कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो स्पिन लो होगा या हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। अगला पॉइंट इसी में दिया हुआ है, इसी का उल्टा, यदि यौगिक के निर्माण में होने वाले संकुल में CMA के कक्षक ND मतलब आउटर वाला जो रहेगा वही, मतलब CMA के कक्षक भाग लेते हैं, ना आउटर में जाए ना इनर में जाए, सिंपल CMA के कक्षक भाग लेते हैं तो ऐसे यौगिक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये लिगेंड जो हैं वो वीक हैं, आप देख रहे हैं सब वीक लिगेंड हैं, इसमें ये सब एग्जांपल है आप लोग के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के। अगर लिगेंड जो हमारा होगा वीक होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये हो गया लो स्पिन वाला मतलब हाई स्पिन वाला, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे या इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे अगर लिगेंड हमारा वीक मिलता है तो ऐसा मिलेगा। अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, यदि यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं
मतलब सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में सभी के सभी क्या हों, पेयर्ड हों। तो जो हमारा कंपाउंड होगा वो हमारा क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। मैंने बताया यदि यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं, मतलब सबके सब पेयर्ड होते हैं, तो हमारा जो कंपाउंड होगा प्रतिचुंबकीय या इसे कहेंगे डायमैग्नेटिक होगा। अगर इसी का उल्टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो हमारा वो होगा, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय होगा। परंतु इसी में जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, परंतु यदि सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में ना हो, मतलब अनपेयर्ड हों, जोड़े में ना हो, तो ऐसे यौगिक अनचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक होते हैं। और ये हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के द्वारा हम मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखा है मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर होता है √n×n+2 होता है। और बीएम, यहाँ पर बीएम जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक है, बोहर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पर जो हमारा n है वो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ लेना। इसमें यही ध्यान देना है कि म्यू बराबर n×n+2 होता है। n जो होता है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लोग गिन लीजिए और इसी में ले जाके रख दीजिए, और ये हमारा जो आएगा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को जितना बताया गया समझ में होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आप लोग को इसका लिमिटेशन बताता हूँ। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर हम लोग इस कंपाउंड का ज्योमेट्री निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, और कंपाउंड कैसे पैरामैग्नेटिक होता है, कैसे डायमैग्नेटिक होता है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए इसमें सीखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम करते क्या हैं, सबसे पहले इसमें कोई कंपाउंड दिया रहता है तो उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कितना आएगा, इसमें जो मेटल रहता है उसको x मानते हैं, और यहाँ पर CN पे माइनस चार्ज 1 होता है तो -1 हो गया, और 6 है तो 6 से गुणा कर दिया, और जो आयन रहता है ना उसको बराबर 0 की जगह पर लिख देते हैं, तो -4 हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा x - 6 = -4। अब यहाँ से x का मान निकालें तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो इस कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया, 2 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Fe है, तो यहाँ पर Fe काम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, थोड़ा इधर मैं लिखता हूँ, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 26 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। ये Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये जो लिखा गया है ये लिखा गया ग्राउंड स्टेट में। अब इसको हम ले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में ले जाने पर जो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर आया रहता है ना, उतना इलेक्ट्रॉन इसमें से मेटल से घटा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 26 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे Fe डबल पॉजिटिव, और डबल पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन दिया तो एटॉमिक नंबर बचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास 24। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो चला गया। तो इसका जो बचा, क्या बचा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s0 3d6। ये बचा। आउटर वाला हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 3d6 लिखेंगे और 4s0 लिखेंगे। अब आप लोग जानते हैं डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। और यस में कितना होता है, यस में 1 होता है। और यहाँ पर लिख दिया हम 4s 4p भी लिख सकते हैं, 4p0, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसमें टोटल ऑर्बिटल कितना होगा, 3 ऑर्बिटल होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, होल्ड के अकॉर्डिंग भरते हैं, 5 हो गया, 1 6। हमने इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया, 6 भर दिया, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे जो हमारे पास लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो CN है कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको क्या करता है, पेयर कर देता है। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, 3d6, और ये ऑर्बिटल हमने बनाया 5, और इसका इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार हो जाएगी, और ये हमारे पास 4s0 है, इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे, और 4p जो हमारे पास है वो भी 0 है, 3 ऑर्बिटल हैं। अब जो इधर वैकेंट ऑर्बिटल बच रहे हैं, इसी में हमारा लिगेंड आता है। लिगेंड आपके पास कितना है, 6 हैं, इसी में लाएंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें भर दे रहा हूँ इसको। कुछ इस प्रकार हम दिखाते हैं इसको। यहाँ पर भर गया 1 2 3 4 5 और ये 6, ये लिगेंड भर गया यहाँ पर, आप देख रहे हैं। अब यहीं से सारा चीज़ निकलता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन भरा है वो मतलब जोड़े के रूप में है कि अनपेयर्ड के रूप में। तो आप देख रहे हैं पूरे के पूरे क्या पेयर्ड हैं। अगर पेयर्ड रहता है तो मैग्नेटिक नेचर क्या आता है, डायामैग्नेटिक। क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ये कैसा कंपाउंड होगा, डायामैग्नेटिक। अब इसका संकरण निकालेंगे तो जो स्थान ले रहता है लिगेंड उसी को हम देखते हैं। तो देख रहे हैं डी में कितना गया, 2, और यस में 1, पी में 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, D2sp3 आएगा। D2sp3 आ गया। और इसकी ज्योमेट्री जो होगी आप जानते हैं, D2sp3 के लिए क्या होती है ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसका ज्योमेट्री हो जाएगा। और मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, संकरण भी आ गया। अब इसका निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आता है, इसमें हम चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप देख रहे हैं पूरे पूरे पेयर्ड भरे हुए हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास हैं वो कितने हैं, 0 हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू √n इंटू n+2 होता है। ये हमने लिख दिया। Bm बोहर मैग्नेट्रॉन, ये इसका मात्रक हो गया। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना है, 0 है, तो इनके जगह पर लिख देंगे 0। तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, √ ये 0 इंटू 0+2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या आया, 0 आ गया। तो मतलब मैं आप लोग को दोबारा इसको समझा दे रहा हूँ। कोई कंपाउंड दिया हो, पहले सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर जितना आएगा एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, उतना इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने घटा दिया, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आ गया। यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट में गया, यहाँ पर हम लिखेंगे 0। यहाँ पर क्या रहेगा, 0। ध्यान देना, यहाँ 0 रहेगा। तो आगे हमने इसको ऐसे लिख दिया। डी में 6 इलेक्ट्रॉन था, भर दिया इसमें। ऑर्बिटल जानते हैं इसमें 6 बनता है डी में। और हमने चेक किया कि जो हमारे पास लिगेंड था वो कैसा, स्ट्रांग है कि वीक है। तो स्ट्रांग लिगेंड था, स्ट्रांग रहेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा। इसको पेयर्ड कर दिया। तो आप देख रहे हैं जो लिगेंड इसके स्थान पे आया, जो वैकेंट बचता है उसी में 6 जगह पे आया। डी में 2 गया, D2 लिख दिया, एस में 1 गया, एस लिख दिया, पी में 3 गया, तो इसका संकरण क्या हो गया, D2sp3 हो गया। D2sp3 के लिए ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आता, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स में पेयर्ड था, इसलिए ये डायमैग्नेटिक आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था, 0 था, तो ये निकाल लिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। इस प्रकार आप लोग आगे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आइए इसी में हम लोग समझते हैं कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं क्या होती हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ड्रॉबैक क्या होती है, या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां क्या क्या होती हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, उसके बारे में ये हम लोग सीखते हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इस सिद्धांत में बहुत सी परिकल्पनाएँ हैं जो त्रुटिपूर्ण हैं, मतलब सही नहीं है। पहला इसमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, वीक व स्ट्रॉन्ग लिगेंड के मध्य अंतर नहीं किया जा सकता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के डिफरेंस के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन वीक लिगेंड है,
क्यों है इसके बारे में कोई जानकारी बीबीटी थ्योरी नहीं देती है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह संकुल यौगिक के रंग की व्याख्या नहीं करता है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी कंपाउंड के मतलब कलर के बारे में नहीं बताता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के बारे में ये कोई जानकारी नहीं देती है। अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत ताप के साथ साथ चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। ताप वृद्धि के साथ मैग्नेटिक मोमेंट कैसे चेंज होता है उसके बारे में भी कोई जानकारी ये नहीं देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके आधार पर यौगिक के स्पेक्ट्रमी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। स्पेक्ट्रम के बारे में भी ये थ्योरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा टेट्राहेड्रल व स्क्वायर प्लेनर संरचनाओं का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जब संकरण sp3 आता है तो कभी कभी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, कभी कभी क्या होती है स्क्वायर प्लेनर होती है। तो इसके बारे में हमारी बीबीटी थ्योरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। अगला पॉइंट है, यह उपसंयोजक यौगिक के ऊष्मागतिकीय और गतिक अस्थायित्व की कोई व्याख्या नहीं करता। इसके बारे में भी यह थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई। तो आशा करता हूँ आप लोग को इस थ्योरी में जितना बताया गया वो समझ में आया होगा। यदि आप लोग को वीडियो समझ में आए तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अब आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक। यदि आप लोग इस चैप्टर का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में या मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके कई वीडियो बना है, 10-12 वीडियो बने हुए हैं। आप लोग 1 बाय 1 करके चैप्टर को सीरियल वाइज पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसी के साथ मतलब ये थ्योरी समाप्त होती है। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।